6 7 8 9 10। हाँ बेटा, लो 10 लो भी। 10th में बेटा, जेम डाई क्लोराइड इज फॉर्म इन द रिएक्शन, ये कहाँ से आ गया? अच्छा, हमको कहाँ से आ गया ये? एल्काइल हाइड कहाँ आ गया इसमें? OE2 में हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉलोइंग। भैया आप सबको एक काम करो, इन सबको घुमा फिरा के फिशर में ले आओ। फिशर में लाने के बाद कौन डैश ट्यूमर्स है, कौन आइडेंटिकल है, हो जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो आपको महारत हासिल होगा भाई। 11th, ले बेटा, 11th, 12th, 12, 13 है। किससे होगा 13? 13 कौन सा होगा? वो वाला है ना। लास्ट क्वेश्चन कैसे किया बताना, लास्ट नहीं, थर्ड ऑप्शन कैसे किया इसका? अरे मुझे सब पता है कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। थर्ड वाले में नहीं, ऐसे इसमें फॉर्मूला लगता ही नहीं है। यहाँ पर बना के देखना पड़ता है। सभी आर आर बनाओगे, सभी बनाओगे एस एस। देखो भाई, तीन कार्य सेंटर है, या तो बनेगा आर आर आर, या बनेगा एस एस एस, या बनेगा आर आर एस। बोलो भाई, तो आर आर एस बोलो या एस आर आर बोलो, एक ही बात है सब। और दूसरा क्या बन जाएगा हमारे सामने? एस एस और आर। ये चार पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी है बस है। भाई तीन ग्रुप है आपके पास, तीन कार्य सेंटर है, तो यहाँ पर फॉर्मुला वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ बना के देखना पड़ता है। जैसे क्या बोलोगे भाई, सबके सब आर बना दो, सबके सब क्या बना दो? एस। या और तीन ग्रुप है, और क्या कर दोगे भाई? एक, अगर एक एस तो दो क्या बना दिया? आर। तो इसे आप एस आर आर बोलो या आर एस आर बोलो या आर आर एस बोलो, एक ही बात है वो। फिर उसका क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनने वाली नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन जेई कभी नहीं पूछता, बट आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये क्वेश्चन हो जाए, या मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा कुछ आ जाए, यहाँ पर लिख दिया बेटा हमने सीएल, यहाँ लगा दिया सीएल, यहाँ लगा दिया सीएल, यहाँ लगा दिया सीएल। कितने कार्य सेंटर यहाँ पर है? अरे चार है, एक दो तीन और चार। ऐसे केस में फॉर्मुला वेट नहीं होगा, 2 की पावर 4 कर दो, गलत हो जाएगा। तो यहाँ बना के देखना पड़ता है। क्या बनाओगे? सबके सब, सबके सब एस। फिर एक आर तीन एस बोलो मेरे भाई। नहीं आया तो बना के देखना पड़ता है इसके अंदर। बोलो मेरे भाई, इसमें पांच बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? पांच। इसमें कितने बनते हैं? चार। ये क्वेश्चन आपको नहीं पता कि कोने पर था, तो एक नोट्स पे वहीं लिख लो जहां पर बनाया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 था ये। अब इसमें आपके कितने बनेंगे? इसमें पांच बनते हैं। मतलब मुझे ये भी पता है कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हुए हैं, आप पूछो ना, अलग बात है। सॉल्व नहीं किया आप लोगों ने? ये नहीं हुआ होगा तो पूछ का ही नहीं, बना लिए थे। ओके, चलो। 14th, 14th, 15th, 15th, 16th। अरे ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर था। सीएल सीएल सीएल, इसका आंसर है ये। ठीक है, इसका आंसर पांच आएगा, बना के देखना। 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th। 19 पूछना है। 19th का, 19 का सी और डी। तो क्लास में कराया था भाई। कैपिटल डी बताता है लास्ट करेक्ट सेंटर पे ओ एच कहाँ होगा? राइट। तो एच कहाँ होगा? उल्टे साइड में। और स्मॉल डी क्या बताता है हमें? डेक्स्ट्रो। तो सी बोल रहा है द सिंबल डी इंडिकेट दैट ओ एच ग्रुप लाई लेफ्ट। लेफ्ट थोड़ी ना होगा, राइट होगा। पढ़ाया हुआ है यार। और लास्ट में क्या रखा है? द सिंबल डी इंडिकेट दैट ओ एच ग्रुप लाई राइट। सही है। तो कैपिटल डी ग्राफी से पूछिए। 20, 21, 22, 22 में डाउट है, 22 में डाउट है। ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, आगे बात करेंगे इसके बारे में। ये थोड़ा सा रिएक्शन का पार्ट इसमें आ गया है। हेलो, इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है। इसमें क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है? रिएक्शन। अभी नहीं होगा, उसमें टिक कर लो, आगे सॉल्व करेंगे आफ्टर रिएक्शंस।
23, 24, 25, 26, 27, 28, डाउट है? 28, 28 में क्या दिक्कत है बेटा? विच आर द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर। जब ऑप्टिकल आइसोमर के सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर। बात खत्म हो गई वहीं पर। और कायरल सेंटर ना मिले तो क्या देखना चाहिए हमें? एक्टिव। खत्म। पहले चेक करो किसमें किसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा, सीधे क्या देख लो? ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है। और कायरल सेंटर ना मिले तब हमें देखना चाहिए एक्टिव और इनएक्टिव। अब यह करना तो आपको पड़ेगा। 29, 30, 31, 32, आप लोग सब कर लिए? सही बताओ। बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया आपके बैच से। बढ़िया, इधर सार्जिन पूछ लेते हैं लोग 2-4 क्वेश्चन तो। चलो नेक्स्ट आपका आंदो कौन सा है? एडवांस में कितने क्वेश्चन है? कितने? मैं पूछ रहा हूँ, होमवर्क पूछ रहा हूँ। 87। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग है जेई एडवांस डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई। अब आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ और ईमानदारी से देखिए, आप पूरा आइसोमर सॉल्व करके बैठ जाओ, मैं तो डिस्कस करूंगा जेई एडवांस। चलो आगे बात करते हैं। क्या पढ़ाया था? कॉपी देखो। इलेक्ट्रोफाइल सिखा दिया था। ओके। न्यूक्लियोफाइल। तो भाई न्यूक्लियोफाइल कितने प्रकार के होते हैं, ये बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हो? जो इलेक्ट्रॉन दे सके। फिर से बोलो, जो इलेक्ट्रॉन। पक्का। लुईस बेस किसे बोलते हो? जो लोन पेयर दे सके। किसको भाई? जनरली एच पॉजिटिव को। तो वही आपने लिख लिया था न्यूक्लियोफाइल, लिख लिया था ना? डेफिनेशन लिख लिया था। वही नीचे लिखिए लुईस बेस। लुईस बेस स्पीसीज which can donate species which can donate lone pair of electron, species which can donate lone pair of electron, species which can donate lone pair of electron in general to H positive, in general to H positive is known as Lewis base। हाँ भाई, लुईस बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रॉन दोनों दे रहे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल में ये कोई कंडीशन नहीं है कि लोन पेयर ही देना है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। बोलो मेरे भाई, बोलो मेरे भाई। वो पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो लोन पेयर हो सकता है, वो कैसा भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जबकि लुईस बेस के अंदर आप किसे बोलते हो? जिस जो कौन कोऑर्डिनेट करे? सिर्फ लोन पेयर। तो ये लिख लो, ऑल लुईस बेस आर, all Lewis acid, sorry, all Lewis base can act as nucleophile but reverse is not true। all Lewis base can act as nucleophile but reverse is not true। समझो भाई। अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर न्यूक्लियोफाइल की बात किया जाए, न्यूक्लियोफाइल की बात किया जाए, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये 3। समझो। अब आप बताओ, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन देने की, तो इलेक्ट्रॉन होना भी चाहिए। बोलो मेरे भाई, कौन से स्पीशीज के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है? कौन सा? एनायन। बोलो यार, अगर एनायन कहीं लिखा है तो क्या उसके पास एक लोन पेयर होता ही होता है? बोलो मेरे भाई। तो एनायन ऑलवेज हैव एट लीस्ट, वही लिख लो अलग से पहले, ऑल एनायन ऑलवेज हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। ऑल एनायन ऑलवेज हैव एट लीस्ट वन लोन पेयर। हाँ भाई। तो आप मुझे बताओ बेटा, अगर निगेटिव चार्ज स्पीशीज है, जैसे आप मुझे बताओ एक्स पे निगेटिव, सी एन पे निगेटिव, ओ एच पे निगेटिव,
आर पे निगेटिव, बोलो भाई, अरे बोलो यार, बट हमारे सामने यहाँ पर आ जाए आर ओ निगेटिव, ये सब हमारे सामने क्या हो सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या बात समझ में आ रही है? लिख लो भाई यहाँ पर। दूसरा बेटा इसके बाद कौन हो सकता है बताना, जिसके पास क्या हो, लोन पेयर, तो भाई न्यूट्रल हो, न्यूट्रल कंप्लीट ऑक्टेट एंड प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। कौन कौन हो सकता है बताना बेटा इसके अंदर? हाँ भाई, NH3 हो सकता है, RNH2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, बोलो मेरे भाई, ROH, इन सबके पास क्या है भाई, लोन पेयर, वाटर। पढ़ाया भी था मैंने आपको, जब सॉल्वेशन हो गया था तो कार्बोकटायन को इसी ने अपना क्या दिया था, लोन पेयर, अल्कोहल बनाया था। ऑक्सीजन पे कहीं पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव हटाने के उसके बाद दो तरीके, या तो H को हटाएगा या तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो दो प्रकार के बेटा हमारे सामने हो गए न्यूक्लियोफाइल। तीसरा कौन होता है बेटा? तीसरा होता है नॉन पोलर पाई बॉन्ड, जैसे एल्कीन हो जाए, और दूसरा बेटा कौन हो जाए, बेंजीन, C डबल बॉन्ड C, और यहां पर आ जाए बेंजीन। हाँ भाई, अब यहां तक क्वेश्चन, ये न्यूक्लियोफाइल कैसे बनते हैं बताना बेटा। ये बनते हैं न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है जो आसानी से किसी को दिया जा सकता। तो लिख लेना भाई लास्ट वाला। तब पोलर पाई बॉन्ड में क्या हुआ था, पोलर पाई बॉन्ड में पोलैरिटी जनरेट होने से वहां बन गया था पॉजिटिव, और पॉजिटिव बनते बनते ही उसका एंटी बॉन्डिंग नीचे आने से वो क्या बन गया था, इलेक्ट्रोफाइल। तो पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज, कहीं अलग से स्टार बना के ऊपर लिखना है इसको, गलती एग्जाम तक होती है लोगों से। पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये पोलरिटी आने से वहां पर पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है, पार्शियल पॉजिटिव बनते उसका एंटी बॉन्डिंग नीचे आ जाता है, वो क्या बन जाता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। बच्चा कम कहाँ हो गया, समझ नहीं आ रहा मुझे, कम है बच्चे आज। इच्छा तो ये करते हैं इनको एंट्री बैन कर दे क्लास में, आने नहीं आते सबको, भगा दे यहाँ से। तो क्लास करने रोज आओ, मैं मत आओ भाई, 4 दिन आना 1 दिन ना आना। हाँ भाई, अलग से कहीं लिख लेना, पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज एंड नॉन पोलर पाई बॉन्ड एक्ट एज, लिख लेना अलग से कहीं पर। हाँ भाई, ये क्यों न्यूक्लियोफाइल होता है, लिख लेना यहाँ पर, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन, इसको लिख लेना, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू लूजली बॉन्डेड, हाँ भाई, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसे ए नाम दूं, इसे मैं बी नाम दूं और इसे मैं सी नाम दूं, तो आप मुझे बताओ सबसे बढ़िया यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? बोलो भाई ए, फिर कौन होगा बी, फिर कौन होगा सी, तो लिख लो इन जनरल। और एक मिनट, इसे क्या नाम देंगे आप, न्यूक्लियोफिसिटी, क्या नाम देंगे भाई, लिख लो इन जनरल न्यूक्लियोफिसिटी ऑर्डर इज, इन जनरल nucleophilicity order is, in general nucleophilicity order is A greater than B greater than C। ठीक है, हटाओ भाई ये सब। इन जनरल न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर इज A greater than B greater than C। जल्दी बोलो भाई, शुरू करें, चलो अब समझाते हैं, कुछ चीज समझना है, अच्छे समझना। हेलो, शुरू करा दे भाई।
अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे कहता भाई यहाँ पर आया CH3 माइनस, यहाँ पर हमारे सामने आया अमोनिया, यहाँ बेटा हमारे पास आया CH2 डबल बॉन्ड CH2, कहा भाई A, यहाँ पर आया B, यहाँ पर आया C, आपसे पूछा गया न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा है, अरे क्या बोलोगे भाई? A न्यूट्रल वाला, निगेटिव वाला, फिर कौन सा आया? न्यूट्रल वाला, फिर कौन है? एल्कीन। A के बाद B के बाद C, ये बात समझ में आ गई? बोलो यार। अब रुके रहा, दो टर्म आपसे पूछेगा एग्जामिनर, एक का नाम है न्यूक्लियोफिलिसिटी और एक का नाम है बेसिक स्ट्रेंथ। क्या नाम है भाई? दूसरा क्या है? पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। दूसरा, शुरू करें भाई, हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ। न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ भाई, रुको भाई, मान लो भाई हमारे पास, समझना चीजों को, मान लो बेटा कोई हमारे सामने ए निगेटिव है, समझना है चीजों को आपको। अब ए निगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन किसको दे दे बेटा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, बोलो भाई, और क्या बनाओगे बेटा यहां पर? ए के साथ में क्या बनाओगे? H। यहां पर कैसे एक्ट कर रहा है ये? एक्ट एज बेस। बोलो मेरे भाई, तो जब बेस की बात की जाएगी तो बॉन्ड किससे बनाना है? जब बेस की बात की जाएगी किसी भी चीज, भाई देखो जो आपके पास निगेटिव वाले हैं, ये न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं और बेस भी होते हैं। ये भी कैसे होते हैं बेटा? न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, बेस। ये वाले आपके न्यूक्लियोफाइल तो होते हैं बट बेस नहीं होते। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर नहीं, यहाँ पर क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी, जो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल बोलो या क्या बोलो? बेस। यहाँ क्या बोलो आप? न्यूक्लियोफाइल या क्या बोलो? बेस। तो ये दोनों ए एंड बी एक्ट है, कैन एक्ट एज लुईस बेस एज वेल एज, पहले पीछे आके लिखो, वहीं पर, वहीं पर लिखो, यहीं पर लिखो, यहीं पर लिखो, जहां लिख रहे थे आप न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ, दूसरे के अंदर लिखिए केस ए एंड केस बी, ए एंड बी। ए और बी बनाया होगा ना इसे। ए एंड बी कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज लुईस बेस। ये थोड़ा सा मामला कठिन है, बहुत ध्यान पूर्वक समझोगे तो समझ में आएगा। चलो भाई, अब रुको, न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हो आप? हाँ, लोन पेयर तो है, इलेक्ट्रॉन देने की बात आती है, किसको? एच पॉजिटिव को देगा तो लुईस बेस कहलाएगा, किसी को भी दे सकता है, बोलो भाई। और हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर? रिएक्शंस। तो रिएक्शन में हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारे सामने हमेशा क्या मिलेगा? कार्बन। तो जब भी आप लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन को देना शुरू कर दो, तो वही आपका लुईस बेस कैसे एक्ट करना शुरू कर देता है? न्यूक्लियोफाइल। दोनों में फर्क है। लुईस बेस बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? जनरली एच पॉजिटिव के साथ में, बोलो मेरे भाई। और न्यूक्लियोफाइल किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक रहे तो हम किसकी बात करेंगे? तो आप मुझे बताओ, जब कार्बन की बात करोगे, समझना ध्यान से, ये रहा लिविंग ग्रुप, ये रहा आर, यहां रहा बेटा एच, यहां रहा मान लो एच, क्या sp3 हाइब्रिडाइज है? ढंग से पढ़ना चीजों को। तो अब आप मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन देने की बात करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेना भी चाहिए। कार्बन इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेप्ट करेगा? ऑक्टेट तो कंप्लीट है, पढ़ाया था पिछली क्लास में, पूरा बोला करो। एंटी बॉन्ड। अब यहाँ बॉन्ड कौन सा है? पाई या सिग्मा? तो अटैक कहां करेगा? सिग्मा स्टार। कुछ याद आ रहा है? तो बेटा ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड है यहाँ पर? सिग्मा। तो ये कौन हो गया? अब ये सिग्मा स्टार कहां प्रेजेंट होगा, जरा बताओ फटाफट। बॉन्डिंग के कहां प्रेजेंट होता है? अपोजिट होता है भाई। अब रुक जाओ, यही समझने वाली बात है, पूरी रिएक्शन आपको चमक जाएगी आज यहाँ पर। क्या ये आपको sp3 दिख रहा है? ये आपका रेड वाला क्या है? लिविंग ग्रुप। यहां कौन मान लो? आर। यहां क्या मान लो? यहां क्या मान लो? अब आप मुझे बताओ, क्या एंटी बॉन्डिंग यहां प्रेजेंट होगा? ये एंटी बॉन्डिंग फ्री नहीं है, ये किसी के अंदर छुपा हुआ, ऐसे नाम तीनों को मिलाओ, क्या मिलेगा? ट्रैंगल। याद आ रहा भाई? इसे बोलते हैं ट्रैंगुलर कैविटी। क्या बोलते हैं भाई? नहीं आया?
तो अब न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन देना शुरू करे, कहां पर? कार्बन को, और कार्बन को भी कहां पर? एंटी बॉन्डिंग है कहां पर? अगर इसकी खोपड़ी, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला, उसकी खोपड़ी बड़ी हो गई, क्या वो ट्रायंगुलर कैविटी के अंदर आ पाएगा? मतलब हिंड्रेंस ऑफ द लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप क्या न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिस्टर्ब करेगा? यस। जबकि जब बेस की बात करते हो तो इलेक्ट्रॉन देना किसका? तो साहब हिंड्रेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। नहीं आया यार। तो क्या आप मुझे बताओ, क्या यहां पर आपको ट्रायंगुलर कैविटी दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रहा है यहां पर? ट्रायंगुलर कैविटी। इलेक्ट्रॉन देना शुरू करोगे यहां पर तो क्या ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा भाई? इस केस में ये कैसे एक्ट कर रहा है? एक्ट है न्यूक्लियोफाइल। बोलो मेरे भाई। और फाइनली क्या बन जाएगा बेटा हमारे साथ? एच जुड़ जाएगा, यहां बन जाएगा आर, यहां बन गया एच, यहां बन गया एच, और कौन बाहर जा चुका है बेटा? लिविंग ग्रुप। नहीं बात समझ में आया? तो अब आप बताओ, अच्छा न्यूक्लियोफाइल किसे बोलोगे? मान लो इसके पास बहुत बढ़िया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन पैसा, खूब पैसा है, बट वो एंट्री नहीं कर पा रहा है, तो क्या हमारे लिए वो बेहतर न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है? तो कभी जब न्यूक्लियोफिलिसिटी देखनी हो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या चेक करना चाहिए? हिंड्रेंस चेक करना चाहिए। बोलो मेरे भाई। और हिंड्रेंस अगर सब में बराबर दिखे, तब देखना चाहिए भैया इलेक्ट्रॉन आसानी से कौन दे पाएगा। तो उस केस में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वही क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी। कब दोनों एक पैटर्न को फॉलो करेंगे बताओ भाई? जब जब हिंड्रेंस दो स्पीशीज में क्या हो जाए? सेम। तब उनका जो ऑर्डर आएगा न्यूक्लियोसिटी का, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? बेसिक का जैसा। बोलो मेरे भाई। फिर तो सब मामला बराबर हो गया ना? अरे यार बोलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? लिखो। दो पेन उसको बना लो इसको। तो आगे आप पढ़ोगे, एक को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन, एक को बोलते हैं काइनेटिक कंट्रोल रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक का मतलब अभी आप बहुत आगे कहानी है ये सब, पता है? मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक कंट्रोल और काइनेटिक। तो थर्मोडायनेमिक का मतलब होता है स्टेबल बनाए, तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी यहां देखी जाती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड किससे होता है? थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोसेस है। और ये मतलब होता है जल्दी बॉन्ड बनाया कि नहीं बनाया। जल्दी बॉन्ड बनाने के लिए इसको वहां पर एंट्री करना पड़ेगा। इसे बोलते हैं काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड, किसका फास्ट है किसका स्लो है। अरे कठिन चीज पढ़ रहे हो आप, आसान नहीं है। बना पाए ये सब कि नहीं बना पाए यार? समझ में कहानी आ गई? हाँ भाई बताओ भाई। तो ये वाला बेटा कैसा प्रोसेस हमारे सामने? बेसिक स्ट्रेंथ किससे डिसाइड होता है? थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोसेस। लिख लेना भाई। इसे बोलते हैं टीसीपी। क्या बोलते हैं बेटा? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? केसीपी। ये क्या होता है? टीसीपी मतलब स्टेबल बना कि नहीं बना। केसीपी का मतलब जल्दी बना कि नहीं बना। ये बात करता है फास्ट की, ये बात करता है स्टेबल की। ठीक है, काम की चीजें आगे का टॉपिक है, बट अभी यहां पर लिखा दिया मैंने। टीसीपी मतलब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोसेस, और केसीपी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक कंट्रोल प्रोसेस। और यहां लिख लेना, टीसीपी के अंदर हम लोग स्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको मतलब स्टेबिलिटी से, चाहे 1 घंटे बाद बने, बट सबसे स्टेबल बने। ये क्या बोलता है? जल्दी बने, स्टेबल बने, बहुत अच्छी बात, ना भी बने कोई दिक्कत। क्या देखना है हमें यहाँ पर? फास्ट। ये थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, अभी समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आई बात? लिख लो, टीसीपी मतलब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोसेस, बस। और केसीपी का मतलब क्या होता है? काइनेटिक कंट्रोल प्रोसेस। क्या है आगे का टॉपिक है, वहां समझाऊंगा। मैं खुद ही मना कर रहा हूं अभी, यहां नहीं पढ़ना है इसको। चलो अब लिखो भाई, एक्सेप्ट टू केस, नोट बना के लिखना। एक्सेप्ट टू केस, एक्सेप्ट टू केस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस
एक्सेप्ट टू केस। पहला हिंड्रेंस, अरे हिंड्रेंस नहीं पता है क्या? अरे ये लिखा मैंने हिंड्रेंस। और सेकंड इन वन ग्रुप एलिमेंट, सेकंड इन वन ग्रुप एलिमेंट, इन वन ग्रुप एलिमेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफिलिसिटी, फिर से बोलो बेटा, एक्सेप्ट टू केस, फर्स्ट हिंड्रेंस, दूसरा इन वन ग्रुप एलिमेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ जनरली फॉलो सेम पैटर्न, जनरली फॉलो सेम पैटर्न है बेटा। बताऊं बताऊं सब बताऊं, वो भी वही बात है। ऊपर देखो, अगर आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज धीरे धीरे वो ऊपर वाले का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। भाई हिंड्रेंस ही तो देखना था। भाई आप यहाँ ले रहे हो एफ निगेटिव, यहाँ ले रहे हो आई निगेटिव, इसका साइज बड़ा है भाई, तो इसका एंट्री क्या होगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बोलो भाई, देख तो हिंड्रेंस ही रहे हो, बट उसको आपको अलग से लिखा दिया मैंने, जिससे क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। शुरू करें भैया। अब क्वेश्चन आया, देखो सब कुछ सही था। सब ये बताओ, बेसिक स्ट्रेंथ देखा कैसे जाएगा? अब वापस जीओसी आ गए भाई। दो, सुन लो मेरी बात, दो केस के अलावा जो भी आपके पास न्यूक्लियोसिटी जाएगा वो किसको फॉलो करेगा? अब बेसिक फिर कैसे देखोगे आप? क्या देखते हो? सबसे पहले समझा देता हूं भाई। फॉर बेसिक स्ट्रेंथ, और यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी, यहां पर मत लिखना, फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी लिख लो। अरे यार क्या हो रहा है ये आज। फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी when hindrance is same, when hindrance is same। समझो भाई, पहला आएगा अपने पास, निगेटिव का ज्यादा होगा न्यूट्रल से। बोलो मेरे भाई, किसका ज्यादा होगा भाई? निगेटिव का ज्यादा किससे होगा? न्यूट्रल। सेकंड आएगा, लोकलाइज लोन पेयर का ज्यादा होगा डी लोकलाइज लोन पेयर से। बोलो मेरे भाई। और थर्ड बेटा हमारे सामने आएगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या आएगा बेटा हमारे सामने? उसके बाद बेटा हमारे सामने फोर्थ नंबर पे आता है प्लस आई इंक्रीज करेगा और माइनस आई क्या करेगा बेटा? डिक्रीज। अब क्वेश्चन आता है, इफ ऑल आर डी लोकलाइज। भाई अभी आपने कहा कि एक लोकलाइज हो, एक ऐसा हो डी लोकलाइज। अब क्वेश्चन सब सब डी लोकलाइज तब क्या देखोगे? बोलो मेरे भाई। टाइप ऑफ रेजोनेंस, इक्विवेलेंट भूल ही गए। अरे वही जो आपने पहले लिखा था रेजोनेंस वाला, पहले क्या लिखोगे आप यहां पर? इक्विवेलेंट, फिर टाइप ऑफ रेजोनेंस। कितनी चीज आती है बेटा इसके अंदर? दो। पर कौन कौन सा? बोलो भाई कौन कौन सा आता? ओवर लैपिंग, और दूसरा क्या आता है? ईएन। कुछ याद आ रहा है भाई? फिर क्या आता है यहाँ पर? नंबर। फिर कौन आता है बेटा हमारे सामने? डायरेक्शन। कुछ याद आ रहा है भाई? तो नया कुछ भी नहीं लिखा, उसी को मैंने वापस लिख दिया है। अब बताओ, कब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी इस कॉन्सेप्ट से देखने वाले हैं, जब क्या ना दिखे आपको? हिंड्रेंस वाला केस या एक ग्रुप वाला केस ना दिखे। नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? शुरू करें? कठिन तो नहीं हो रहा आप लोग के लिए? कठिन हो गया है? चलो आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, बहुत तेज पढ़ा रहा हूं मैं। तो परेशान से लग रहे हैं बेचारे। चल क्या रहा ये सब प्रॉब्लम आपको तो 11th वाली है यार। ऐसा आपको पता होता ना, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं। इसी चल नहीं रहा क्या आज?
ओवरलैपिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसके नीचे लिखा है हमारे सामने नंबर। टाइप्स ऑफ रेजोनेंस में दो चीज लिखा मैंने, ओवरलैपिंग, दूसरा क्या लिखा बेटा, ईएल, और फिर लिखा मैंने नंबर, फिर लिखा डायरेक्शन। अगर आप दोबारा पूछ रहे इसका मतलब आपको पहले वाला जो लिखा था याद ही नहीं है। 4 दिन पहले लिखाया था मैंने इसको, जीओसी में रेजोनेंस अगर हो तो क्या क्या देखना चाहिए, और आप उस कॉन्सेप्ट को किसी ने अप्लाई किया घर जाके उसको। जीओसी के आपने क्वेश्चन 11 में सॉल्व करो, अमूमन सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे उससे। बोलो मेरे भाई, आगे बढ़े अब। चलो हटाओ इसे। अब बेटा क्वेश्चन हमारे पास आया, समझना। क्वेश्चन हमारे पास आया CH3, यहां पर आया बेटा O माइनस, यहां लिखा मैंने CH3 CH2 O माइनस, बातें नहीं, CH3 CH CH3 यहां पर आया O माइनस, CH3 C CH3 CH3 यहां पर आया O माइनस, यहां पर आया A, यहां पर आया B, यहां पर आया C, यहां पर आया D। आप मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, रुक जाओ, क्या ये सब के सब निगेटिव वाले हैं? तो ये हिंड्रेंस वाला केस है या नहीं है? हिंड्रेंस कैसे देखते हो आप? हिंड्रेंस कैसे देखते हो आप? जो इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है उसके चारों तरफ ग्रुप की खोपड़ी कैसी है? ये किससे लगा बेटा? CH3 से। सब तो है, तो सब ओ निगेटिव, जाना तो सब ओ निगेटिव को ही है, बट क्या इसके पास सबसे छोटी खोपड़ी है? इसमें खोपड़ी, इसमें खोपड़ी, इसमें खोपड़ी। तो हिंड्रेंस वाला केस कब देखा जाएगा? जब जो इलेक्ट्रॉन डोनर हो उससे लगे हुए कार्बन कैसे हो, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री, ऐसे को 3 डिग्री तक होता है। बोलो मेरे भाई, नहीं आया यार। अब बताओ, क्या यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर हिंड्रेंस बढ़ रहा है? अरे ऊपर से नीचे जाने पर यहां पर हिंड्रेंस क्या हो रहा है? और हिंड्रेंस वाला केस अगर आ जाए तो आप क्या बोलते हो, जितना कम हिंड्रेंस होगा क्या उसका एंट्री करना एंटी बॉन्डिंग उतना आसान हो जाता है, तो उसकी न्यूक्लियोसिटी क्या होगी, ज्यादा। समझ में नहीं आ रहा है? आंसर बताओ। फिर किसके बेसिस बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हिंड्रेंस। कैसे देखोगे भाई हमारे सामने, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री से। चमक वमक नहीं रहा आप लोग को लग रहा है? बोलो मेरे भाई। अब रुक जाओ, इसी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, हेलो, बेसिक स्ट्रेंथ ऐसे कंपेयर कराएगा आपसे। शुरू करो भाई, हेलो, समझ में आ रहा है भैया? बेस किसे बोलते, जो लोन पेयर, किसको? तो क्या इसके साथ में वो बॉन्ड बनाएगा भाई? रुक जाओ, जो आपने लिखा है ना ये सब, सब के सब आपके लग जाते हैं एग्जैक्ट कहां पर, बेसिक में। उसमें एक चीज जुड़ जाएगा, रुक लो भाई, यहां पर पहले नंबर ले लेना, ओवरलैपिंग विथ H पॉजिटिव। बोलो मेरे भाई, क्योंकि वहां ओवरलैप के साथ कराना है आपको, H के साथ बॉन्ड बनाना है, वहां हिलने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। बोलो मेरे भाई, ये पूरा कॉन्सेप्ट एज इट कहां जाने वाला है, बट वहां सबसे पहले क्या देखना पड़ता है? बोलो भाई, तो लिख लेना भाई, फॉर बेसिक स्ट्रेंथ अलग से लिखो पूरी कहानी वापस। बड़ा लिखना पड़ेगा सब चीजों को, कठिन चीजें पढ़ रहे हो, अलिमन भी पढ़ाना पड़ रहा है आपको। फॉर बेसिक स्ट्रेंथ वापस लिखो, ओवरलैपिंग विथ H पॉजिटिव, फिर सब लिख दो वैसे वैसा। फॉर बेसिक स्ट्रेंथ पहले लिख लो यहां पर, ओवरलैपिंग विथ H पॉजिटिव, फिर निगेटिव का न्यूट्रल, फिर ये सब कुछ वैसे वैसा है। ओवरलैपिंग विथ H पॉजिटिव, क्योंकि अच्छा बेस वो होगा जो H के साथ में क्या बनाए, बढ़िया बॉन्ड बनाए। सब न्यूक्लियोफाइल में क्यों नहीं देखा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल में पहले वहां तक पहुंचाना है। बोलो मेरे भाई, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिंड्रेंस देखना पड़ता है। समझ में आ रही कहानी? ओवरलैपिंग विथ, फिर निगेटिव न्यूट्रल, फिर ये मत लिखना, तो पता है आपको क्या है कहानी। इतना पार्ट वापस लिख लो, जल्दी लिखो यार। शुरू करें, हटाओ ये सब।
चलो बताओ भाई, अब आप बताओ बेसिक स्ट्रेंथ। हेलो, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा हमें? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? क्या सब में आपका और नेगेटिव के साथ ही ओवरलैपिंग है? ओवरलैपिंग हो गई सेम। अब नेगेटिव और न्यूट्रल सब के सब क्या है? वो भी सेम हो गया। अब लोकलाइज और डीलोकलाइज कैसा है? कैसा है? क्या सब के सब लोकलाइज है? देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या देखे? इंडक्टिव। बोलो मेरे भाई ईएन, सबका ईएन पे कैसा है? सेम। फिर क्या देखोगे? इंडक्टिव। बताओ भाई, किसका प्लस आई ज्यादा है? मोर कार्बन मोर प्लस आई। बोलो मेरे भाई, जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या बढ़ाएगा? ज्यादा। नहीं आया तो बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? बोलो भाई डी। फिर फिर अब बताओ, बेसिक और न्यूक्लियोसिटी एक जैसे होते हैं? अलग अलग, कहीं कहीं पर सेम, कहीं कहीं पर अलग। और अलग होते कहाँ है? जब हिंड्रेंस वाला केस आएगा। बोलो मेरे भाई, चमक गया? छापी। जल्दी लिखो। यहाँ लिखा बेटा हमने CH3, यहाँ लिखा हमने NH2, यहाँ लिखा हमने CH3, यहाँ लिखा NH, यहाँ लिखा CH3, यहाँ लिखा मैंने A, यहाँ लिखा मैंने B। पहले आपसे पूछा न्यूक्लियोफिलिसिटी, दूसरा पूछा मैंने बेसिक स्ट्रेंथ। आंसर तो आप ही दोगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे पहले क्या देखे हम लोग? हिंड्रेंस किससे लगा है? ये किससे लगा है? तो हिंड्रेंस इसका ज्यादा हो गया, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मुश्किल। पहले कौन आएगा भैया, ए या बी? बोलो मेरे भाई ए। क्या ए का बी से ज्यादा हो गया? बट सर बी वाले में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा, अरे कितना भी ज्यादा पैसा वहां पर हो तो वहां तक एंट्री नहीं कर पाया, तो कहेगा अच्छा न्यूक्लियोफाइल। चमक नहीं रहा आप लोग को यार। अब आप बेस की बात करें, अच्छा बेस कौन है? 1 डिग्री या 2 डिग्री वाला? यहाँ पर कैसे? ओवरलैपिंग एन के साथ, ओवरलैपिंग एन के साथ सेम आ गया। फिर क्या देखोगे? निगेटिव कोई भी नहीं है। फिर क्या देखो? लोकलाइज और डीलोकलाइज, ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज। फिर क्या देखोगे? ईएन, ये भी आपका ऐसा, ये भी आपका ऐसा। बोलो मेरे भाई, अब क्या देखोगे? प्लस आई और माइनस आई। कैसा है? कैसा है? समझ में नहीं आया? कौन आएगा बढ़िया भाई? बी ग्रेटर देन ए। कितनी सब आसान है चीजें, मतलब बहुत आसान है। शुरू करें भाई? हटाया जाए? क्वेश्चन आपके पास आया नाइट्रोजन, यहां पर लिखा बेटा CH3, यहां लिखा CH3, लोन पेयर यहां भी है, CH3 लोन पेयर यहां भी है। कहा भाई यहां पर आया ए, यहां पर आया बी, यहां पर आया सी। पूछा गया न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका बढ़िया है, और फिर पूछा गया बेसिक स्ट्रेंथ किसका बढ़िया है। पहला क्वेश्चन, क्या हमें इसको सीधे बेसिक की तरफ देखना चाहिए या पहले हिंड्रेंस वाला केस देख लें? बोलो मेरे भाई, हिंड्रेंस वाला केस देख लिया जाए, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देने वाला उसके बाजू में दो खोपड़ी लगा दिया, इसमें एक तरफ यहाँ कोई खोपड़ी नहीं है। आसानी से एंटी बॉन्डिंग तक कौन एंट्री कर पाएगा? बोलो मेरे भाई सी। सी के बाद बी के बाद, तो पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? हिंड्रेंस देख लो, हिंड्रेंस वाला केस हो गया तो कहानी अलग हो गई। बोलो यार। अब आते हैं किस पे हम लोग? बेसिक। बेसिक का तब ओवरलैपिंग देखो सब में सब कैसे होगा? नाइट्रोजन के साथ। बोलो मेरे भाई, फिर क्या देखोगे आप लोग? निगेटिव और न्यूट्रल, सबके सब कैसे है? न्यूट्रल। फिर क्या चेक करोगे आप? सबके सब कैसे हैं? लोकलाइज, सब लोकलाइज है। फिर ये देखोगे सब कैसे हैं? सेम, सबके सब नाइट्रोजन है। बोलो भाई, अब क्या देखा जाए? प्लस आई और माइनस आई। कितने यहाँ पर है? दो। यहाँ कितने? एक। यहाँ कितने? जीरो। किस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है भाई? ए पर। क्या बोलोगे भाई यहाँ पर? ए। फिर क्या बोलोगे? बी। फिर क्या बोलोगे? सी। समझ में आई कहानी? छापिए। अब आते हैं बेटा हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ निगेटिव, Cl निगेटिव, Br निगेटिव, आई निगेटिव। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलो सिखाया जाए? बोलो मेरे भाई। अच्छा मुझे बताओ,
साइज ऑफ एनायन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी पोलर एप्रोटिक लिख देता हूं मैं, क्या लिखता हूं भाई, पोलर एप्रोटिक, पीएपी। पीछे नहीं देखना, पिट जाओगे। मैं हर दिन बोलता हूं आपको, दो चार चीजें बताता हूं कि आप बार बार भूलोगे। पोलर प्रोटिक में कौन कौन सॉल्वेट हुआ करता था पोलर प्रोटिक में? पोलर प्रोटिक में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों, और पोलर एप्रोटिक में सिर्फ पॉजिटिव, निगेटिव का सॉल्वेशन नहीं। हर दिन पूछूंगा चीज को क्योंकि यूज आता है बार बार। क्या इस एनायन का इसके अंदर सॉल्वेशन होगा या नहीं होगा? और सॉल्वेशन नहीं होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा? आई के बाद फिर तो आप मुझे बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीएपी, जिसका साइज बड़ा हो गया उसका एंट्री उतना मुश्किल। बोलो मेरे भाई, सबसे फास्ट कौन जाएगा, आई नेगेटिव या एफ नेगेटिव? क्या जाएगा बेटा यहाँ पर? एफ नेगेटिव। फिर सीएल, फिर नई बात समझ में आई भाई? सब कुछ मैंने वैसे कैसे कहा, काम करो, मैंने कहा साइज ऑफ एनायन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपको बताना है, अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया तब क्या होने वाला है? क्या पोलर प्रोटिक में सॉल्वेशन होगा? बोलो मेरे भाई। और सॉल्वेशन किसका ज्यादा होता है? याद करिए, मोर चार्ज डेंसिटी मोर सॉल्वेशन। भूल भाल गए होगे, क्या लिखा है यहां बताओ भाई? मोर चार्ज डेंसिटी मोर सॉल्वेशन। कुछ याद आया भाई? किस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? चार्ज अपॉन वॉल्यूम। किस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है बेटा? और एफ का चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या इसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा? और सॉल्वेशन ज्यादा हुआ तो पानी के अंदर का साइज बहुत बड़ा, कई सारे लेयर बन जाएंगे इसमें। तो नहीं आया। अब सबसे बड़ा भाई कौन यहाँ पर हमारे पास है? एफ माइनस, फिर सीएल माइनस, फिर आई माइनस। अब बताओ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीपी। हाँ भाई, अब बताओ जरा। अब इसका साइज बढ़ा तो इसकी एंट्री क्या हो गई? बैन हो जाएगी। बोलो मेरे भाई, अब कौन जाएगा यहाँ पर? आई माइनस, फिर सीएल माइनस, फिर एफ माइनस। अब बताओ एक ग्रुप के अंदर किसकी न्यूक्लियोसिटी ज्यादा होगी, ये डिसाइड कौन करता है? सॉल्वेंट। इसे बार बार बोलता हूं, एक्चुअली ये वाला केस भी उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। नहीं आया? बोलो मेरे भाई, पक्का? इसी में मैं आपसे पूछता, हेलो, बेसिक स्ट्रेंथ सबसे पहले क्या देखा जाता है? ओवरलैपिंग। एफ ओवरलैप कितना ही बड़ा हो जाए, ओवरलैपिंग 2p के साथ ही होगा। यहां कैसे होगा भाई? 3p। यहां कैसे होगा? 4p। यहां कैसे होगा? 5p। सबसे बेहतर ओवरलैपिंग कौन? बोलना पड़ेगा भाई। ईएन नहीं देखोगे ना, ईएन आता थर्ड ना फोर्थ नंबर पे। सबसे बढ़िया बेसिक कौन होगा बेटा ना? एफ माइनस, फिर सीएल माइनस, फिर बताओ आई माइनस। किसके बेसिस पे? यहां पर आएगा एच के साथ में 2p ओवरलैपिंग। बोलो भाई 2p1s। यहां बताओ भाई इसके साथ 3p1s। यहां बताओ भाई 4p1s। यहां बताओ भाई 5p1s। बड़े बोलो मेरे भाई, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग। छापो पूरी कहानी। क्या लिखा है बेटा? मोर चार्ज डेंसिटी मोर सॉल्वेशन, ये लिखा हुआ है। तो साइज ऑफ एनायन इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये हो जाएगा। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उल्टा हो जाता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे एफ नेगेटिव या आई नेगेटिव में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन? पहले बताओ कहां बात कर रहे हो, समझ में आई बात है? और मान लो सॉल्वेंट नहीं दे रखा है तब, इफ इफ इन वन ग्रुप, इफ इन वन ग्रुप एलिमेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछा जाए और सॉल्वेंट एग्जामिनर ना दे तो बाय डिफॉल्ट पानी मानना होता है। लिख लो, इन वन ग्रुप एलिमेंट इफ सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, स्टार बना के लिखो इसे, कई बार जेई मेंस में से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। इन वन फॉर
in one group element for nucleophilicity if solvent is not given, in one group element for nucleophilicity if solvent is not given, then by default we assume polar protic solvent water. Then by default we assume polar protic solvent water. लिख लिया भाई? अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। इन वन ग्रुप एलिमेंट ब्रैकेट में फॉर नॉन मेटल, इन वन ग्रुप एलिमेंट ब्रैकेट में फॉर नॉन मेटल फ्रॉम अप टू डाउन basic strength decrease, from up to down basic strength decrease, from up to down basic strength decrease। लिख लिया भाई? उसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी we check solvent, for nucleophilicity we check solvent। फिर लिखिए in polar protic solvent from up to down, in polar protic solvent from up to down nucleophilicity increase, in polar protic solvent from up to down nucleophilicity increase। ठीक है भाई? नेक्स्ट पॉइंट, इसी को मैं आप थ्योरी में लिखा रहा हूं, बस कुछ है नहीं। इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इतना तेज लिखाता हूं मैं, in polar aprotic solvent from up to down nucleophilicity decrease। समझ में आ गई बात? हेलो, आया कि नहीं आया? चलो बताओ। तो आप मुझे बताओ बेटा, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने O माइनस, यहां लिखा मैंने CH3, यहां लिखा मैंने S माइनस। पहला क्वेश्चन, रुको भाई, पहला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। मुझे क्या पता, आप बताओ। लिखा मैंने P, ये लिखा मैंने Q। याद करो, मैं सब सिखा रखा है। क्या नॉर्मल केस है? नॉर्मल केस है। P काहे बोल रहे हो? EN। सरकार दो चीज भूल जाओ, बहुत सुखी रहोगे, एक EN और एक इंडक्टिव। हर दिन गलत करते हो। सबसे पहले अगर आपको याद हो, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, नॉर्मल केस है या एरोमेटिक वाला है या बेंजालिक वाला? नॉर्मल। सबसे पहले ऑक्टेट कंप्लीट, फिर बोलो मिनिमम चार्ज डेंसिटी। याद ही नहीं है आप लोग को यार। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का साइज बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा आपको? EN याद करके बैठे रहते हैं। बढ़िया स्टेबल कौन है भाई? निगेटिव पूछा गया, P या Q? बोलो भाई, क्या Q की स्टेबिलिटी P से ज्यादा है भाई? किससे भाई? मिनिमम। तो 11 पढ़ाना पड़ गया पूरा आपको, चार्ज डेंसिटी। बोलो भाई, सेकंड में पूछूंगा, वो बताओ यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ। बोलना पड़ेगा भाई, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? अरे यार जल्दी बोलो, P का है Q का? सबसे पहले क्या देखते हैं? ओवरलैपिंग। P की ओवरलैपिंग बढ़िया होगी क्या? P ग्रेटर देन क्या भाई? कैसे देखा आपने? ओवरलैपिंग। पूरा पूरा रीजन भी लिख रहा हूं, कैसे कैसे देख रहे हो आप लोग।
तीसरा पूछूंगा आपसे सी पार्ट, हाँ भाई, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीएपी, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेशन, जल्दी बताओ, पोलर एप्रोटिक के अंदर सॉल्वेशन होने वाला, और सॉल्वेशन नहीं होगा तो जो साइज है उसी के अकॉर्डिंग बात करो आप। इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, इसकी एंट्री आसान, इसकी एंट्री मुश्किल। आंसर बोलो भाई, क्या पी ग्रेटर देन ए आ गया भाई? फिर मैंने पूछा आपसे डी पार्ट, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पीपी, अब बताओ भाई क्या सॉल्वेशन होगा? यस, इसका सॉल्वेशन ज्यादा, इसका सॉल्वेशन कम, और इसका सॉल्वेशन ज्यादा, उसका साइज बड़ा, और साइज बड़ा तो एंट्री एंटीबॉडी तक पहुंचने वाला नहीं है। क्या लिखोगे साहब? क्यू ग्रेटर देन पी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? सब जेई के क्वेश्चन नहीं सब आए हुए, अलग अलग ईयर में इकट्ठा कर दिया मैंने। वो मॉड्यूल में है भी नहीं क्योंकि पुराने क्वेश्चन नहीं सब। आपके मॉड्यूल में मुश्किल से 10 से 15 साल के क्वेश्चन है बस। हटाओ भाई। तो अब दो केस को ध्यान रखोगे आप लोग। पहला केस कौन सा है? हिंड्रेंस। दूसरा केस एक ग्रुप के एलिमेंट। ये दो के अलावा, इन दो के अलावा कभी भी आपको न्यूक्लियोसिटी पूछे, सीधे क्या देख लेना आप वहां पर? बेसिक स्ट्रेंथ। पर वहां एक चीज मत देखना, क्या? ओवरलैपिंग विद एक्सप्लोसिव, क्योंकि यहाँ एक्सप्लोसिव है ही नहीं। न्यूक्लियोफाइल में एक्सप्लोसिव कहाँ आता है? उसके बाद सब फैक्टर कैसे होगा? वैसे क्या वैसा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए। क्वेश्चन आपके पास आया यहां पर, मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है यहां पर NH3, यहां पर आया NH2 माइनस, यहां लिखा बेटा मैंने ए, यहां लिखा मैंने बी, पूछा न्यूक्लियोफिलिसिटी और पूछा मैंने बेसिक। फटाफट बताओ, हिंड्रेंस वाला केस क्यों नहीं है? हिंड्रेंस के लिए आजू बाजू 1 डिग्री 2 डिग्री या उसका साइज खुद अलग अलग हो। बोलो यार, क्या ऐसा कोई केस दिख रहा है क्या? ऐसा कोई केस नहीं है। बता, हिंड्रेंस और एक ग्रुप के एलिमेंट भी नहीं है कि अलग अलग हो, ये भी नाइट्रोजन ये भी नाइट्रोजन, वो दो केस नहीं है। अच्छा, दो केस ना हो तो जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ वही आपका नहीं आया। ओवरलैपिंग कैसी? सेम। फिर क्या देखोगे? निगेटिव का न्यूट्रल से ज्यादा। क्या बोलने वाले? दोनों का आंसर एक ही जाएगा, बी ग्रेटर देन ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार? अच्छा मुझे बताओ, मैं आपसे कहता भाई एक काम करो, यहां पर आया CH3 माइनस, यहां बेटा हमारे पास आया NH2 माइनस, यहां लिखा मैंने OH माइनस, यहां लिखा मैंने F माइनस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रुको, हिंड्रेंस वाला केस बोला करो यार। और एक ग्रुप के एलिमेंट है कि नहीं है? अरे नाइट्रोजन अलग अलग एलिमेंट है, अरे अलग अलग एलिमेंट तो है बट ये सब एक पीरियड के एलिमेंट है, सबके साइज ऑलमोस्ट सेम। ना हिंड्रेंस वाला केस है और ना ये ग्रुप के एलिमेंट है, तो सीधे कहां पहुंच जाओ? बेसिक वाले पर। बोलो मेरे भाई, अरे बोलो यार। इसके साथ भी ओवरलैपिंग कैसे है? सेम। इसके साथ भी सेम। सब टूपी टूपी वाले हैं, या निगेटिव और न्यूट्रल, सबके सब निगेटिव। फिर लोकलाइज और डीलोकलाइज, ये कैसा? ये भी, ये भी, ये भी सब लोकलाइज। फिर कहां पहुंच जाओ? EN। अब EN का नंबर आएगा, जिसका EN ज्यादा उसके इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी कम। मतलब अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए जब 3 फैक्टर 4 फैक्टर सेम हो जाए तब देखते EN, इसका EN कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी ज्यादा। चमक रहा है? बताओ सबसे बढ़िया कौन? दोनों सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ए, अरे ABC लिख लो, A B C और D, ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद डी। बताओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिक उल्टे होते हैं एक जैसे होते हैं? कहीं कहीं पर एक जैसे, कहीं कहीं पर रिवर्स। आगे बात समझ में? छापो। स्टार्टिंग में लगा था पता नहीं क्या पढ़ा रहा मास्टर है। अब कुछ कुछ समझ रहा है? सब समझ में आ रहा होगा यार। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, ये वाला NH2 से लिखा मैंने ए, से लिखा मैंने बी। पूछा क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी, और दूसरा पूछा मैंने बेसिक स्ट्रेंथ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताओ भाई। शुरू करें भाई? पहला हिंड्रेंस वाला केस, क्यों? जो दो बेंजीन यहाँ वही बेंजीन यहाँ। वैसे सुनो, हेलो हेलो, बेंजीन प्लेनर होता है और प्लेनर ग्रुप का हम लोग हिंड्रेंस नहीं मानते। प्लेनर है यार, हिंड्रेंस के लिए टेट्राहेड्रल चाहिए।
या ग्रुप बहुत बड़ा चाहिए, बोलो मेरे भाई, तो वैसे व्यंजन का मत मना करो, हिंड्रेंस हिंड्रेंस वाला केस नहीं है। ये भी नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन, ओ भाई एक ग्रुप के एलिमेंट भी नहीं है। अब जो बेसिक वही न्यूक्लियोफाइल, बोलो मेरे भाई, एलिमेंट भी सेम रखा तो ओवरलैपिंग में कैसी हो गई से। आ जाओ कहां पर आ जाए, निगेटिव और न्यूट्रल, दोनों कैसे न्यूट्रल न्यूट्रल, फिर लोकलाइज और डीलोकलाइज, बोल भाई कैसा लोकलाइज। कल परसों वाला क्लास कर ली होता ना कनक्योर का, तो ये सीख गया होता कौन लोकलाइज होता है कौन डीलोकलाइज, आज ये पढ़ाऊंगा, पढ़ लेना के शाम को। कैसा होता है भाई डी लोकलाइज, ये बताओ कैसा हो गया लोकलाइज, तो बढ़िया। किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ए पे या बी में, इसके पास इलेक्ट्रॉन वही है कहीं जाने वाला, और जिसके पास पैसा होगा वही तो किसी को दे पाएगा। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, अच्छा बेस कौन होगा, जिसका लोन पेयर रुका हुआ हो। दोनों सेम आंसर हो गए, बी ग्रेटर देन ए, छापो। हटाओ ये सब। हटाया जाए भाई, चलो समझाते, रुको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, रुक जाओ। क्वेश्चन बेटा आपके पास है, डबल सिंगल डबल, यहां पर आया NH2, डबल सिंगल डबल, यहां पर आया NH2। बताओ हिंड्रेंस वाला केस है या नहीं है, बोलो मेरे भाई, हिंड्रेंस वाला केस नहीं है। दूसरा, एक ग्रुप के एलिमेंट वाला केस भी नहीं है। सीधे कहां आ जाओ, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी वही बेसिक स्ट्रेंथ, याद आ गया भाई। तो आप मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बात करूं बेसिक, क्या दोनों सेम पैटर्न पे जाएंगे, यस। अब आ जाओ भाई, सबसे पहले क्या देखोगे, ओवरलैपिंग सेम, फिर निगेटिव और न्यूट्रल, सबके सब कैसे है न्यूट्रल, फिर कैसा है, बोलो भाई डी लोकला, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, सबसे पहले कौन हो गया भाई डी। अरे बोलो मेरे भाई, और जब सब के सब डीलोकलाइज, तो मैंने कहा था डीलोकलाइज, सीधे आ जाओ अलग पे। पहला इक्विवेलेंट कहीं नहीं है, बोलो भाई। फिर टाइप ऑफ रेजोनेंस, कौन कौन ओवरलैप कर रहा है, नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, क्या सब टूपी टूपी ओवरलैप है, और रेजोनेंस एक जैसा है, बोलो मेरे भाई, सब में ओवरलैपिंग कैसी सेम। अब क्या देखोगे ईएन, ईएन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, क्या नाइट्रोजन से कार्बन जा रहा है। डीलोकलाइज अगर बोलोगे तो डीलोकलाइज में ओवरलैपिंग कैसी, अरे बोलो मेरे भाई ओवरलैपिंग कैसी है सेम, और कौन सा वाला है बेटा यहाँ पर 2p और 2p, बोलो मेरे भाई। ईएन की बात करें तो कहां से कहां जा रहा है बेटा बताना, क्या N2C जा रहा है, N2C N2C N2C, ये भी सेम हो गया, और यही डिफरेंट होता ना तो मामला गड़बड़ हो जाता। नहीं आया, कहां पहुंच जाओ सीधे नंबर, अरे बोलो मेरे भाई। अगर नंबर की बात किया जाए, क्या ये नंबर सब में डिफरेंट है, यस। किसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा, अगर रेजोनेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम रहेगा, और कम रहेगा तो डिले टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये है इसका लॉजिक। बट ये नंबर वाला कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब स्टार्टिंग के तीन फैक्टर सेम, कौन कौन से, इक्विवेलेंट, ओवरलैपिंग और ईएन, तब आता नंबर कॉन्सेप्ट। तो कौन सबसे बढ़िया है बताओ भाई, डी के बाद, सी के बाद, बी के बाद, क्योंकि इसका लोन पेयर सिर्फ दो जगह डिस्ट्रीब्यूट, इसका लोन पेयर तीन जगह, इसका लोन पेयर कई जगह, चमक रहा है, पूरी जीओसी पढ़ा दी आपको। नहीं, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ सॉल्वेंट डिपेंड करता है। मिथाइल वाले केस में 213, इथाइल वाले केस में 231, पढ़ाया गया होगा आपको, रट लेना, बहुत काम का है वो। नहीं पढ़ा, पढ़ लो, हर साल जेई मेंस में आता है, इस बार भी आएगा।
इसे लिखा मैंने ए, इसे लिखा मैंने बी। तो भाई पूछा गया न्यूक्लियोफिसिटी, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है, सामने लिखा हुआ आपके। और ये क्वेश्चन ये 2008 के आसपास का है, तो हो सकता है कि मॉड्यूल में हो सकता है इस बार रखा हो, अगले साल तो हटने वाला है। शुरू करें भाई, JEE एडवांस का क्वेश्चन है ये। अब मुझे क्या पता, बताओ भाई, खुद ये बताओगे। जिंदा व्यंजन है, ध्यान रखना। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। चलो सिखाते हैं, चलो बताओ। हिंड्रेंस वाला केस, बेंजीन और बेंजीन कैसा है, सेम। हिंड्रेंस नहीं है, फिर कहां कहां पहुंच जाए, एक ग्रुप के एलिमेंट भी नहीं है। कहां जाओ, जो न्यूक्लियोफिसिटी वही बेसिक स्ट्रैंड। ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग सेम, फिर निगेटिव और न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, फिर लोकलाइज और डीलोकलाइज, वही तो सिखाना है आपको। बताओ भाई, ये कैसा है, ये भी कैसा है, डीलोकलाइज है भाई। और डीलोकलाइज सीधे एक अलग फैक्टर सिखा दिया, पहले क्या आ जाओ, इक्विवेलेंट। कहां से कहां, इक्विवेलेंट मतलब सेम एटम, सेम ईएन से सेम ईएन, बोलो भाई, एक्सेप्ट कार्बन। नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन से इक्विवेलेंट कहीं नहीं है, बोलो मेरे भाई। अब कहां आ जाओ, टाइप ऑफ रेजोनेंस। क्या टाइप ऑफ रेजोनेंस में क्या N2C जा रहे हो, यहां पर N2O। क्या दोनों में टाइप अलग अलग है, या तो ओवरलैपिंग अलग होगी या ईएन अलग होगा। ओहो हो, समझ में आ रही बात। अब आप मुझे बताओ, ओवरलैपिंग, तो बोलो मेरे भाई, क्या 2p से 2p हो, यहां भी क्या आ गया, 2p से 2p। तो डिफरेंट क्या है, क्या ईएन और ईएन क्या डिफरेंट है, यस। ईएन कैसा है बेटा, यहां पर डिफरेंट। अच्छा मुझे बताओ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहां रहना पसंद करता है, मोर ईएन पे या लेस ईएन पे, फिर से बोलो। तो ये लोन पेयर यहां से यहां जाना पसंद करेगा, नाइट्रोजन से कार्बन जाना पसंद करेगा। तो क्या बोलेगा, 90% यही रहूंगा, 10% घुमा के लाऊंगा यहाँ पर। बोलो मेरे भाई, 90% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं पर रुका हुआ, 10% क्या हो रहा है, घूम रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन को लोन पेयर छोड़ना नहीं चाहता। बोलो यार, यहाँ बताओ लोन पेयर कहाँ पहुंच गया, सीधे खींच के यहाँ, यहाँ लोन पेयर बचेगा ही नहीं। बोलो मेरे भाई, तो अब बताओ कहां पर, कौन से नाइट्रोजन पे अभी भी ठीक ठाक मात्रा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बची है। बोलो भाई। पर सर ए में तो रेजोनेंस ज्यादा है, नंबर बहुत ज्यादा इसके अंदर है, अब वो 10% इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा नंबर में। तब यहाँ कैसे आपने नंबर देख लिया था, मोर रेजोनेंस लेस हो गया, क्योंकि यहाँ सब में N2C 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 था। समझ में आ रही कहानी। तो अब आप मुझे बताओ, कौन से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम बेटा, एक का क्या होगा, न्यूक्लियोसिटी क्या होगा, बी से ज्यादा। और सेम कॉन्सेप्ट कहाँ आएगी, बेसिक स्ट्रेंथ। जे का क्वेश्चन नहीं है, जल्दी लिखो, खत्म करिए टॉपिक की सब। फिर आपको पाए प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, फिर शिफ्टिंग, फिर रिएक्शंस, धम धमाधम शुरू हो जाएगा। फिर बताओ, कितने लेक्चर हो गए आपके अल्काइड के, 17-18 लिख के आ रहा है इसमें तो। अच्छा वो उन्होंने आइसोमर्स को काउंट नहीं किया था क्या, 3 काउंट किया था, 3, 3, पता है मुझे ना। अरे मैंने 3-4 पढ़ाया होगा अलग बात है, इन्होंने तो 3 ही काउंट किया ना। सब बैलेंस होगा आगे चल के, हटाओ ये सब। एक क्वेश्चन जेई का और है, समझ लो भाई। क्वेश्चन ये है जेई का, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आया सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आया एन, यहाँ पर आया एच, इसे लिखा मैंने ए, इसे लिखा बी। न्यूक्लियोफिसिटी का ऑर्डर पूछा गया,
बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग सब प्लेनर मामला है, तो यहाँ पर हिंड्रेंस वाला केस कोई ऐसा नहीं है। बोलो भाई, ये आरटीजी का ये भी क्वेश्चन है, ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। बोलो, डिलोकलाइज सब बराबर मामला है, हिंड्रेंस वाला केस है नहीं, ग्रुप वाला है नहीं, सीधे बेसिक पे आ जाओ। ओवरलैपिंग सेम, सबके सब लोन पे कैसे है न्यूट्रल, फिर क्या बोलोगे साहब लोकलाइज डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज। अगर सबके सब डीलोकलाइज तो आ जाओ कहां पर डीलोकलाइज, इक्विवेलेंट कहीं नहीं है, टाइप ऑफ रेजोनेंस अलग अलग है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से कार्बन, इलेक्ट्रॉन यहाँ ठीक ठाक मात्रा में मिलेगा। सबसे पहले कौन आ गया भाई सी। अब नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या देखो नंबर, बोलो मेरे भाई, यहाँ पर रेजोनेंस ज्यादा, यहाँ रेजोनेंस कम। अब बताओ भाई क्या आएगा सी के बाद, बी के बाद, और देखो यार स्टार बना के, बढ़िया क्वेश्चन है। लास्ट आता है उसके बाद, यहां लिखा बेटा हमने अमोनिया, यहां लिखा बेटा हमने NH2 NH2, यहां पर आया ए, यहां पर आया बी। पूछा गया यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर या बेसिक का ऑर्डर पूछा गया, दोनों सेम ही होगा, तो सुन लो एक बार। इसे बोलते हैं अल्फा इफेक्ट, क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, अल्फा इफेक्ट। पता नहीं, मुझे नहीं पता आपको 11 में जिसने पढ़ाया होगा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, समझदार। क्या यहाँ पर आपको लोन पेयर रिपल्सन दिखाई दे रहा है? तो लोन पेयर रिपल्सन से ये वाला सिस्टम कैसा, स्टेबल या अनस्टेबल? यहाँ पर कोई लोन पेयर रिपल्सन, तो जब ये H को मान लो इसने H को इलेक्ट्रॉन दिया तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये NH4 पॉजिटिव। अगर मान लो इसने H को यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ बताना NH2, यहाँ बताओ भाई NH3 पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ इसके बीच में क्या लग जाएगा भाई, अट्रैक्शन। तो किसे जबरदस्त फायदा हुआ है? तो कौन लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, NH3 या NH2 NH2? तो अल्फा कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी लोन पेयर डोनेटिंग ग्रुप के बाजू में लोन पेयर कंटेनिंग एलिमेंट आ जाए तो लोन पेयर रिपल्सन से उसकी इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसी को नाम क्या दिया गया, अल्फा इफेक्ट, या नाम दिया गया फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट मतलब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, टकरा के इसको अनस्टेबल करेंगे। बोलो मेरे भाई, तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक ज्यादा है, ए का या बी का? बोलो यार, कुछ चमक रहा है कि नहीं यार, लिख लो, ओलंपियाड का क्वेश्चन है ये। और उसने तो केकड़े बना के दिए थे 2 नाइट्रोजन का। हाँ भाई, लिख लिए। लास्ट एक क्वेश्चन और, कल तो हार गई मुंबई। अरे यार, अहमदाबाद में रखा गया हो तो सोचो क्यों रखा गया फाइनल, दिमाग नहीं लगाते हो आप लोग। जब मुंबई रखा गया तो मुंबई जीती थी, ऐसा है क्या? है, जब घूम फिर के पैसा की बात करोगे, हैं पढ़ाई लिखाई करो, हटाओ ये सब। बड़ा समझ हो गया बातचीत, समझो। हेलो, आपसे क्वेश्चन पूछो, बताइए भाई, अगर आपके सामने रखा गया आर, या बातचीत क्यों हो रही भाई, अगर यहाँ से लीविंग ग्रुप बाहर गया तो बेटा क्या हमारे पास यहाँ पर आर पॉजिटिव लीविंग ग्रुप निगेटिव बन गया, और जो निगेटिव बनाइए खुद क्या बन सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल या बेस बन सकता है। आपसे पूछा गया गुड लिविंग ग्रुप के लिए, समझना, फॉर गुड लिविंग ग्रुप, बताओ भाई इसे नाम क्या दिया गया था, अभी नाम भी आपने बताया था, कॉन्जुगेट बेस। सॉरी, फॉर गुड लिविंग ग्रुप, बताओ भाई निगेटिव पार्ट कैसा होना चाहिए, निगेटिव पार्ट लिविंग ग्रुप निगेटिव कैसा हो, स्टेबल या अनस्टेबल? क्या स्टेबल होगा भाई, तो बोलो यार। अगर ये पार्ट स्टेबल है तो अगर मैं आपसे पूछूं ये अच्छा लुइस बेस हो सकता है कि नहीं, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता जी, कि फॉर गुड लिविंग ग्रुप निगेटिव पार्ट लिविंग ग्रुप निगेटिव कैसा हो गया भाई, स्टेबल। और जो चीज स्टेबल है तो क्या वो लोन पेयर देना पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा, नहीं करेगा भाई? तो आप बताओ गुड लिविंग ग्रुप कैसे होते हैं, गुड बेस और वीक बेस?
तो भाई लीविंग ग्रुप निगेटिव कैसा होगा बेटा? वीक बेस। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जो नहीं समझ में आई बात, तो आप कुछ समझो। अच्छा लीविंग ग्रुप वो होता है जो निकलने बाद क्या हो जाए? स्टेबल। और जो स्टेबल हो गया वो इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी नहीं रहेगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लिख लो इसे लास्ट में। गुड लिविंग ग्रुप आर वीक बेस। गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेस। अब जाके आपका एस बेसिक वाला मामला और न्यूक्लियोफाइल वाला मामला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 2 पार्ट बचते हैं। एक का नाम क्या है? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। हेडिंग डालिए, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेस। और अंडरलाइन कर लो इस पूरी लाइन को। इस पे मेंस पे भर भर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे। गुड लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेस। लिखो। हाँ भाई, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम शुरू करें भाई। हेलो, हटाया जाए, हटाओ भाई। तो भाई मान लो हमारे सामने कोई रिएक्शन लिखा है बेटा। यहाँ पर यहाँ लिखा मैंने, मान लो न्यूक्लियोफाइल। यहाँ लिखा मैंने आर न्यूक्लियोफाइल। और क्या लगा दिया यहाँ पर? लिविंग ग्रुप। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हमेशा किसी रिएक्शन का ड्रॉ किया जाता है। आपने यहाँ पर मान लो लिख दिया, समझता चीजों को। मान लो आपने लिख दिया यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट। यहाँ क्या लिखा बेटा आपने? पोटेंशियल एनर्जी। सुन लो एक बार। आपने मान लो स्टार्ट यहां से किया, ऐसे गए, ऐसे बनाए, और यहां गए, फिर ऐसे बना दिया। तो स्टार्टिंग वाले को शायद आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है इसके बारे में कुछ? ग्राफ के बारे में कभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाया गया है? अब आप मुझे बताओ, इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? ये फाइल हो गया हमारे सामने प्रोडक्ट। अब आप मुझे बताओ, रुकना रुकना, क्या यहाँ पर जो सबसे ऊपर होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? किसी को याद है क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 1। या क्या हो गया? ट्रांजिशन स्टेट 2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं भाई? इंटरमीडिएट। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अब आप मुझे बताओ, पहले से गए, देखो एक जगह से दूसरे लोअर पे जाओगे, इसको बोलते हैं हम लोग एक स्टेप। क्या बोलते हैं बेटा? एक स्टेप। कि यहां से लेके यहां तक की बात करा जाए, क्या ये फर्स्ट स्टेप हो गया? उसके बाद फिर एक लोअर से दूसरे लोअर जाओगे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड स्टेप। आपसे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी, रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुई? इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट कितने आए? नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने आए? तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया, अगर कोई रिएक्शन एक से जितने स्टेप में जाएगी उतने उसमें क्या होंगे? बोलो मेरे भाई, ट्रांजिशन स्टेट। और जितने ट्रांजिशन स्टेट होंगे उससे एक कम क्या होगा? लिखो, नंबर ऑफ टी एस इज इक्वल टू number of steps involved in the reaction. Number of TS is equal to number of transition state is equal to number of transition state at TS is equal to number of steps involved in the reaction is equal to number of steps involved in the reaction. पहला पॉइंट हो गया। बताओ भाई, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कितने आएंगे? बोलो मेरे भाई, कितने आएंगे? नंबर ऑफ स्टेप्स -1। नंबर ऑफ स्टेप्स -1। जितने स्टेप में रिएक्शन होगी उससे एक कम क्या आएगा? इंटरमीडिएट। हाँ भाई, समझ में आई बात? हेलो, ये रिएक्शन कितने स्टेप में गई है? बोलो भाई, 2। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पर? नंबर, पहला क्वेश्चन मैंने पूछा नंबर ऑफ स्टेप्स, क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? 2। फिर मैं पूछूंगा नंबर ऑफ टीएस, कितने आ गए? 2। तीसरा पूछूंगा नंबर ऑफ इंटरमीडिएट,
तो यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट एक आ गया भाई। फोर्थ क्वेश्चन पूछूंगा, विच स्टेप्स इज RDS, ये क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो क्या होता है बेटा? स्लोवेस्ट स्टेप। क्या होता है बेटा हमारे सामने? स्लोवेस्ट स्टेप इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। एक पॉइंट और लिख लो, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, slowest step of the reaction, slowest step of the reaction is known as rate determining step, short form में RDS। समझे क्या भाई? हेलो, बताओ भाई इसमें कौन सा स्टेप स्लोवेस्ट है? तो आपको पता होना चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या यहां पर अगर ध्यान से देखो, क्या ये वाला स्टेप इसके लिए इतना एक्टिवेशन एनर्जी है, और इसके लिए बेटा हमारे सामने एक्टिवेशन एनर्जी कितना है? इतना। किस पहाड़ को पार करने में सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला, पहले वाले को दूसरे वाले को? तो जो सबसे स्लो स्टेप कौन सा होगा जिसका एक्टिव एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम। बोलो मेरे भाई, तो मैक्सिमम एक्टिव एनर्जी स्टेप इज द स्लोवेस्ट स्टेप। बोलो मेरे भाई, क्या बोलोगे? कौन सा स्टेप है यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप। जल्दी लिखो फटाफट। ये ग्राफ कैसे बनाया गया वो बाद में सिखाऊंगा, अभी मैंने आपको ग्राफ बना बनाया दे दिया है। कोई रिएक्शन था, उसका ग्राफ ये था, तो इसमें कितने टीएस हैं, एक बार ट्रांजिशन स्टेट किसे बोलते हो आप? ट्रांजिशन स्टेट किसे बोलते हो? ऐसा स्टेप या ऐसा प्रोसेस जहां पर रिएक्शन में जहां पर पार्शली बॉन्ड बन रहा हो या पार्शली बॉन्ड टूट रहा हो। बोलो भाई, भाई लिख लो भाई, ट्रांजिशन स्टेट किसे बोलते हैं? In transition state, either partially bond is formed or partially bond is break. In transition state, either partially bond is formed or partially bond is break. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये लिखा हुआ है, बनाइए फटाफट। 3 4 5, 4 5 क्लास पीछे हम लोग निर्धारित समय से। ये आप लोग फर्स्ट फेज के हो ना, तो और सब में तो आपके साथ में फेज वाले होंगे, उसमें तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी खत्म हो गया होगा, पिनाकोल पिनाक्लोन भी खत्म हो गया होगा, डाई आयोटाइजेशन भी खत्म हो गया होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन चल रहा होगा या शुरू होने वाला होगा। 3 रिएक्शन वहां खत्म हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम लोग भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो आप SN1 SN2 में जो पढ़ोगे ना कहानी, लिविंग ग्रुप का जानना, कहाँ कहाँ पॉजिटिव, तो वो सब वहां पर टाइम खराब करेंगे। हमें पता है कब कब हेलोजन हटाना है, कब कब हेलोजन नहीं हटाना, कब कब ऑक्सीजन हटाना है, कब कब नहीं हटाना है। हमने ये सीख लिया सब। सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे करते हैं, सॉल्वेशन कैसे होता है, वो सब वहां पर सिखाएंगे, आपको ही सिखा रखा है। तो आगे हमारे लिए बहुत चीजें आसान होने वाली है, क्योंकि आप इसे 3 4 बार पढ़ाऊंगा, एक बार अलग से पढ़ा दिया, अब इसको रिएक्शन के बाद बीच बीच में पढ़ाऊंगा, जिससे चीजें आपको रट जाएंगी। सॉल्वेंट इफेक्ट समझ में आया? मान लो पानी है, कार्बोकेटायन बन गया, पानी घेर लिया, तो क्या करता है लास्ट में? एक ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बच्चे भूल जाते हैं इसे। आप तो नहीं भूलोगे, खाना सबको पढ़ाया था। चलो हटाओ ये सब, बहुत स्लो हो। हटाया जाए भाई, चलो कल लिखना अब। तो ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, ठीक है भाई। और कोई रिएक्शन दे रखा है यहाँ पर आर लिविंग ग्रुप से न्यूक्लियोफाइल, मैंने क्या बनाया यहाँ पर? आर न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर लिविंग ग्रुप को निकाल दिया। देखो बिना किसी रिएक्शन कोई ग्राफ नहीं बनता, तो रिएक्शन तो लिखनी पड़ेगी। बोलो भाई, अब इस रिएक्शन में आपसे पूछा मैंने पहला, नंबर ऑफ स्टेप्स
गिनो भाई। तो एक मिनिमा से दूसरा मिनिमा क्या होता है, एक स्टेप। या गिनो भाई कहां से कहां तक है, क्या यहां से लेके यहां तक एक स्टेप हो गया, फिर यहां से लेके यहां तक क्या हो गया बेटा, दूसरा स्टेप, फिर यहां से लेके यहां तक कैसा हो गया, तीसरा स्टेप, और यहां से लेके यहां तक कैसा होगा, चौथा स्टेप। क्या 4 स्टेप दिख गए आपको, कितने हो गए आपको, 4। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा मैंने, नंबर ऑफ टीएस, बोलो मेरे भाई कहाँ कहाँ मिले, बताना भाई, बताना कहाँ है, कहाँ कहाँ, जितने भी मैक्सिमा। क्या ये वाला टीएस है, ये वाला टीएस है, ये वाला टीएस है, और ये वाला टीएस है, बोलो भाई। पूछा कि यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट कहाँ कहाँ है, बताओ फटाफट फटाफट। इंटरमीडिएट कहाँ कहाँ है भैया, क्या एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, और एक बार यहाँ, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 3 आ गए भाई। अब आपसे पूछा कि इसमें आरडीएस कौन है, आरडीएस कौन सा है भाई, इसको पार करने में इतना एक्टिवेशन एनर्जी और इसको पार करने में इतना एक्टिवेशन एनर्जी, सब बोलो मेरे भाई। तो जिसका ग्राफ का पहाड़ सबसे ऊपर जाएगा उसका वही क्या होगा, आपका स्लोवेस्ट स्टेप या मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी उसका होगा। तो आप बताओ आरडीएस कौन सा स्टेप बेटा हमारे सामने, सेकंड स्टेप। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप ही आरडीएस हो, कोई ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बोलो मेरे भाई, छापो, जल्दी लिखो फटाफट। चलो को इसी में थोड़ा सा और सही कर दे, कुछ चेंज कर दे, अरे कर देते चेंज। देखो यहां पर ऐसे बना दो, इसी में ऐसे बना दो, इसी में ऐसे बना दो। देखो, हेलो, लास्ट लेसन यहाँ रुकी है। आप मुझे बताओ यहां पर फिफ्थ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बने, कितने प्रोडक्ट्स है। देखो ना भाई, आपके पास एक प्रोडक्ट यहां पर है, एक प्रोडक्ट यहां पर है, और एक प्रोडक्ट यहां पर है, फाइनल यही तो होता प्रोडक्ट, नहीं आया। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हो गए बेटा यहाँ पर, 3। और कौन कौन से लिख देता हूँ, पी मान लो, क्यू मान लो, आर लिख दिया भाई, पी है, क्यू है, और आर। तो ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। एक बार यहां लिख रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स फॉर प्रोडक्ट आर, नंबर ऑफ टीएस फॉर प्रोडक्ट आर, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर प्रोडक्ट आर। मैं किसके लिए बात कर रहा हूं यहां पर, आर के लिए बात किया है। हाँ ठीक है, गलती कहाँ कहाँ कर सकता है वही बोलता रहा हूं मैं। हाँ वही है, आरडीएस सबके लिए सेम है, सेकंड स्टेप ही है। हाँ ठीक है, सबके लिए सेम ही होगा, मैं कब मना कर रहा हूँ। बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देता है, फिर आपको लगता है लिखा क्यों है, तो कुछ नहीं हुआ, आपको गलती कराने के लिए लिखा हुआ है। नंबर ऑफ टीएस फॉर प्रोडक्ट आर, आर प्रोडक्ट के लिए कितने टीएस बनेंगे, तो आपको अब इसको छोड़ दो, शुरू करो यहां से लेके यहां तक, जो पहले बनाया था मैंने स्टार्टिंग में। आगे बात समझ में, हेलो समझ में आई बात। देखो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ग्राफ, थर्मोडायनेमिक पढ़ाना पड़ रहा है, 11th पढ़े होगे आप लोग, थर्मोडायनेमिक भी चल रहा है। देखो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ग्राफ, एक्सोथर्मिक क्योंकि डिटेल में तो आप वहीं पढ़ोगे, मुझे जितना जरूरत है उतना पढ़ाऊंगा बस, पढ़ाया हुआ है, बढ़िया है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक ग्राफ, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला, वो सब पाएंगे फिजिकल वाले, केमिस्ट्री वाले सर। मैंने कहा थोड़ा सा बस बताना भाई ग्राफ क्या क्या होता है यहाँ पर। चलो बताओ भाई, आप मुझे बताओ, आपसे कहा गया स्टार्ट यहाँ से किया और आ गया यहाँ पर, मान लो, बोलो मेरे भाई। और एक बार मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर इस प्रकार से, और आगे हम लोग यहाँ पर, ये हमारे सामने पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारे सामने कौन है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, और ये हमारे पास आ गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। बोलो मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन, स्टेप कितने हैं इसमें, स्टेप कितने भाई, एक। दूसरा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इस बार इंटरमीडिएट कितने भाई, 0। तीसरा ट्रांजिशन स्टेट कितने आए,
क्या एक ही आने वाला है भाई? बोलो यार। तथा एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक। पहले आपने इतना पैसा खर्चा किया और बाद में आपको इतना पैसा मिला, तो नेट में फायदा नुकसान? इतना पहले आप पैसा खर्चा किया, अब इतना पैसा मिला। बोलो अब खुद सोचो ना, इतने जाने पे आपको पहले एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी आपको मिलेगी, तो डिफरेंस कैसा आएगा? जो हमें मिलेगा भाई, बोलो भाई, पॉजिटिव आएगा। इतना खर्चा किया, इतना मिला, एनर्जी निकली है इतनी। बोलो मेरे भाई, क्या बोलोगे यहाँ पर, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक को हम लोग बोलते हैं निगेटिव साइन के साथ। यहाँ जाओ, यहाँ बताओ। हाँ भाई, क्या बोलोगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक मिनट, क्या इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से ज्यादा स्टेबल कौन है? और प्रोडक्ट पहले स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी, तो रिएक्शन हुई क्या है? कौन बताएगा? आप लोग पढ़ते ना, रिएक्शन तभी होती है जब बनने वाला प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। ये कहाँ पढ़ाया था मैंने? मैं कभी ऐसा स्टेटमेंट नहीं बोलता। समझो, रिएक्शन का होना ना होना सिर्फ आपके इसी पे डिपेंड नहीं करता, डेल्टा एच पे। तीन फैक्टर हैं, डेल्टा एच, डेल्टा एस और टेम्परेचर। क्या कभी किसी ने किस फ्री एनर्जी पढ़ा है? डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा। रिएक्शन के लिए हमें फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी चाहिए निगेटिव, फॉर रिएक्शन होने के लिए। और आप जो बोल रहे हो सिर्फ इसके बारे में बोल रहे हो कि भैया यहाँ पर हमें एनर्जी देनी पड़ गई। बोलो यार, अभी आपके पास दो फैक्टर और हैं, उनको एडजस्ट करके हम लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। आया कि नहीं आया? दोनों प्रकार की रिएक्शन नेचर में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ स्टेबिलिटी से काम नहीं चलने वाला, अभी एंट्रोपी भी आएगा और क्या आएगा, टेम्परेचर। तो रिएक्शन में देखना, बहुत सारे रिएक्शन में डेल्टा डेल्टा वर्ड लिखा होता है। बताऊंगा तो क्या होता है, बताऊंगा। देखो फटाफट, फिर लिखिए टीसीपी एंड केसीपी। लास्ट इसके अंदर आता है टीसीपी एंड केसीपी, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट या प्रोसेस। टीसीपी एंड केसीपी, टीसीपी एंड केसीपी। नेक्स्ट क्लास जो भी बच्चे ऑनलाइन है या नहीं आए भैया बोल देना, आ जाना, क्योंकि वो चीजें हैं रिंग एक्सपेंशन और शिफ्टिंग, वो नहीं आएगा तो आगे रोते फिरेंगे फिर वो। देखो भाई, क्या लिखना है आपको, टीसीपी एंड केसीपी, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट एंड काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। या प्रोडक्ट बोलो या प्रोसेस बोलो, एक ही बात है। शुरू करें भाई, चलो। तो देखो, इन टीसीपी वी ऑलवेज फॉर्म, इन टीसीपी वी ऑलवेज फॉर्म most stable product. In TCP we always form most possible stable product. We form most stable possible product. ठीक है भाई। थर्मोडायनेमिक कंट्रोल का मतलब होता है स्टेबल की बात करता है ये। केसीपी लोगों, इन केसीपी we always form fast formed product. In KCP we always form fast formed product. समझे बच्चा? चलो समझो। अब आपसे कहा गया, मान लो कोई रिएक्शन का ग्राफ दे रखा है इस प्रकार से, ये है रिएक्शन, ये हमारे पास कौन है, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एक रिएक्शन स्टार्ट हुई है, वो आपका इस प्रकार से चला गया, और दूसरा बड़ा रिएक्शन हमारे सामने इस प्रकार चला गया। चलो, ये स्टार्ट किया बेटा मैंने यहाँ पर एक्स से, हमारे पास आया यहाँ पर पी, यहाँ पर आया क्यू। आपसे पूछा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। जल्दी बताओ भाई, जिसका पोटेंशियल एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्या क्यू ग्रेटर देन पी है भाई? कौन से वाले ग्राफ का, अगर मैं से नाम दे दूं भाई, यहाँ पर फर्स्ट
ऐसे क्या नाम दे दिया बेटा मैंने, सेकेंड। बोलो मेरे भाई, विच रिएक्शन का मतलब कौन सा रिएक्शन फास्ट हो रही है, मतलब किसका एक्टिव एनर्जी कम है। बोलो मेरे भाई, तो अगर मैं बात करूं यहां पर, विच रिएक्शन गिव फास्ट प्रोडक्ट। बोलो मेरे भाई, क्या आंसर सेकंड बोलोगे भाई। अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर पी और क्यू में से पूछा गया कौन सा वाला काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है, कौन सा वाला थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। तो क्यू वाला कैसा है बेटा, टीसीपी। ये कहता है भैया देखो 2 घंटे बाद बनाओ, 10 घंटे बाद बनाओ, बट जब भी बनाओ सबसे ज्यादा स्टेबल। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। केसीपी क्या कहता, अच्छा ये हम कैसे पहचानेंगे कौन केसीपी कौन टीसीपी, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट सिखाना पड़ेगा। अभी ग्राफ में पढ़ाना सिखा रहा हूं मैं आपको। बताओ, और पी कैसा बेटा हमारे सामने, इनके भी अलग अलग फैक्टर होते हैं कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि कब केसीपी वाला बनाना है और कब टीसीपी, उसके अलग फैक्टर्स है। समझ में आई बात। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहता, मान लो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ बेटा हमारे पास कौन आ गया, रिएक्शन। स्टार्ट किया बेटा यहाँ से, ये आ गए हम लोग यहाँ पर, और ये वाला बेटा हमारे पास आ गया यहाँ पर। ये हमारा एक्स से स्टार्ट किया, यहाँ पर लिखा मैंने पी, यहाँ लिखा मैंने क्यू। बताओ भाई टीसीपी कौन है। बोलो भाई, क्या टीसीपी क्यू है, और केसीपी कौन है। हाँ भाई, अरे क्यू ही है, देखो यही तो है भाई। इस बार टीसीपी भी वही है और केसीपी भी वही है, ये फालतू है ये वाला। अभी भी नहीं आया, जल्दी बोलो भाई। ये जल्दी भी बन रहा है और सबसे ज्यादा स्टेबल भी बन रहा है। तो कभी कभी दोनों एक हो जाते हैं, कभी कभी दोनों अलग हो जाते हैं। तो ग्राफ में सीख समझ में आया कैसे कैसे पहचानते हैं। अब रिएक्शन में कैसे पहचानेंगे उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट है, वही सीखना है आपको पूरे साल। बोलो भाई, खत्म करें इसको, हेडिंग डाल लीजिए, अगली क्लास में पढ़ाएंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। अब या इस कौन फास्ट जाएगा, ये वाला। तो जो फास्ट जाएगा वो केसीपी हो गया। स्टेबल कौन है, पी या क्यू में से, तो टीसीपी हो गया। चलो लिख लिए। एडवांस कितने क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास जो भी नहीं है बोल देना, पढ़ लेंगे। ग्राफ तो 2-3 बार मैं और भी अभी एक दो और समझा दूंगा मैं बीच बीच में। और ये तो फिजिकल केमिस्ट्री की चीजें हैं, वहां भी पढ़ लोगे आप। बोलो भाई, हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिक स्ट्रेंथ ढंग से पढ़ लेना।